जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 39वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अप्रूवर राम शरण दास ने पुलिस द्वारा दबाव देकर झूठा बयान देने के लिए मजबूर किए जाने के षड्यंत्र का अदालत में भंडाफोड़ किया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस मुकदमे में कुल 457 सरकारी गवाहों की गवाही हुई थी, परंतु समय की सीमा है, उन सब की बात हम यहां नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ बेहद अहम गवाहों की गवाही की चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक गवाह थे सरकारी गवाह नंबर 18 सार्जेंट एच.जी. टेरी। ये वही टेरी थे जिनकी गवाही इससे पहले असेंबली बम केस में दिल्ली में सेशन जज के सामने भी हुई थी। इनको लाहौर षड्यंत्र केस में ट्रिब्यूनल के सामने भी गवाही देने के लिए बुलाया गया, जिसकी मुख्य वजह थी कि लाहौर में चला मुकदमा केवल सैंडर्स वध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह केस था ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के षड्यंत्र का। आरोप था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति के द्वारा भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का न केवल षड्यंत्र रचा था, बल्कि उस पर अमल भी किया था। और मुकदमे के अनुसार यह साजिश रची गई थी 8-9 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई मीटिंग के दौरान। दोस्तों, उस मीटिंग में हाजिर रहे क्रांतिकारी शिव वर्मा, जिन्हें यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था, वे लिखते हैं कि दिल्ली की वो मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग, भगत सिंह के प्रयास से आयोजित हुई थी और उस मीटिंग में जो बड़े निर्णय लिए गए उनमें भगत सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी। सैंडर्स वध तो उस षड्यंत्र का केवल एक भाग था। असेंबली में फेंके गए बम और लाहौर, आगरा, सहारनपुर तथा कलकत्ता में बमों का निर्माण भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा माने गए थे। टेरी ने असेंबली बम केस में एक ऑटोमेटिक पिस्टल भगत सिंह के पास से बरामद करने का दावा किया था। पुलिस यह साबित करना चाहती थी कि यही पिस्तौल सैंडर्स के कत्ल में भी इस्तेमाल हुआ था। स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे सार्जेंट टेरी की गवाही हुई थी 17 जून 1930 को। टेरी ने अपने बयान में फिर वही दोहराया जो उसने दिल्ली में कहा था। पिस्तौल के बारे में उसने अदालत को बताया कि मैंने भगत सिंह के दाएं हाथ से पिस्तौल छीना था। दोस्तों, यदि आपने इस श्रृंखला का भाग 18 देखा है तो याद होगा कि दिल्ली सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील आसफ अली के पूछने पर टेरी ने माना था कि उसे याद नहीं है पिस्तौल भगत सिंह के किस हाथ में थी, लेकिन लाहौर में स्पेशल ट्रिब्यूनल में उसके बयान के समय उसे टोकने वाला कोई नहीं था, लिहाजा यहां वो बेरोक टोक झूठ बोल सकता था। सुखदेव ने मुकदमे की प्रोसीडिंग्स फाइल के पेज नंबर 239 पर मार्जिन में लिखा है कि उस समय भगत सिंह के हाथ में कोई पिस्तौल नहीं था। यह पिस्तौल असेंबली के एक अधिकारी सदस्य की सीट पर से उठाकर लाया गया था, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि यह वही पिस्तौल है जो सैंडर्स वध में इस्तेमाल हुआ था। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि भगत सिंह ने स्वयं 6 जून 1929 को दिल्ली सेशन कोर्ट में अपने बयान में बम फेंकने की बात खुद स्वीकार की थी, पर उनके पास से किसी पिस्तौल के बरामद होने के बारे में उन्होंने साफ इनकार किया था। 17 जून 1930 को लाहौर में ट्रिब्यूनल के सामने हो रही गवाही के समय जस्टिस आगा हैदर के पूछने पर टेरी कहता है, मैंने उस पिस्तौल का नंबर किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया। मैंने पिस्तौल का नंबर 168896 एक पर्ची पर लिख लिया था जो बाद में फाड़ दी थी, और उसके आधार पर बाद में 16 मई 1929 को मैंने शिमला में बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से बरामद हुए सामान की सूची पर केवल 2 पुलिस वालों के हस्ताक्षर थे दोस्तों, किसी निष्पक्ष गवाह के नहीं, जबकि उस समय असेंबली में सैकड़ों लोग मौजूद थे।
वो तथाकथित पिस्तौल असेंबली बम केस में अदालत के समक्ष पेश ही नहीं किया गया, जबकि दावा था कि भगत सिंह से बरामद किया है। हद तो यह है कि असेंबली बम केस में दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट की कोई धारा ही नहीं लगाई गई। ये सब तथ्य इस संदेह को पुख्ता करते हैं कि वह पिस्तौल शायद भगत सिंह से बरामद नहीं हुआ होगा। अगली महत्वपूर्ण गवाही थी सरकारी गवाह नंबर 30 WNP जेनकिन की, जो सीआईडी में सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे। उनकी गवाही होती है 26 जून 1930 को। जेनकिन ट्रिब्यूनल को बताते हैं, सिविल सर्जन ने सैंडर्स के शरीर से .32 बोर की कुछ एक गोलियां निकाली और डीआईजी मिस्टर स्लेटरी को दी, जो उन्होंने मुझे दे दी। सिविल सर्जन ने चानन सिंह के शरीर से भी .403 बोर की एक गोली निकाली थी। सैंडर्स मर्डर की जगह से बरामद .32 बोर के 5 खाली कारतूस एग्जिबिट 864/1A, एग्जिबिट 864/1B, एग्जिबिट 864/1D, एग्जिबिट 864/1F और एग्जिबिट 864/1L भी उठाए गए थे, जो मुझे दे दिए गए। दोस्तों, यहां उन गोलियों की बात हो रही है जो सैंडर्स के शरीर से पोस्टमार्टम के समय निकाली गई, और उन खाली कारतूसों की बात हो रही है जो सैंडर्स के कत्ल की जगह से बरामद बताए गए थे। अंग्रेज सरकार यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि सैंडर्स के शरीर से निकली गोलियां और उसके कत्ल के स्थान से मिले खाली कारतूस उसी पिस्तौल से चले थे जो सार्जेंट टेरी ने भगत सिंह से सेंट्रल असेंबली में बरामद करने का दावा किया था। जेनकिन आगे कहते हैं, मैंने पूरे पंजाब में .32 बोर के सारे पिस्तौल और .403 बोर के सारे माउजर पुलिस सुपरिंटेंडेंटों से अपने अपने जिलों में फायर करवाए। उनसे निकली गोलियों और खाली कारतूसों को इस मुकदमे में बरामद गोलियों और कारतूसों से मिलाया, परंतु इससे कोई नतीजा नहीं निकला। इन गोलियों और कारतूसों के निशान उन गोलियों और कारतूसों के निशानों से मेल नहीं खाए। एग्जिबिट 864/1N चानन सिंह के शरीर से निकली गोली है और एग्जिबिट 864/1I सैंडर्स के शरीर से निकली .32 बोर की गोलियों में से एक है। दोस्तों, इन बयानों को थोड़ा ध्यान से समझना। इनमें कहानी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इशारा करते हैं कि मुकदमा झूठ और धोखे की बुनियाद पर गढ़ा जा रहा था। जेनकिन आगे कहते हैं कि 9 अप्रैल 1929 को हमें सूचना मिली कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वालों में से एक के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुआ है। मैं दिल्ली गया और ऑटोमेटिक पिस्टल संख्या 168896 जो एग्जिबिट P480 है तथा असेंबली में पाया गया एक खाली कारतूस एग्जिबिट P8645B अपने कब्जे में ले लिया। मैंने पाया कि इस कारतूस पर बने रगड़ के निशान उन कारतूसों से बहुत मिलते हैं जो सैंडर्स मर्डर के स्थान से मिले थे। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए लाहौर की वॉल्टर लॉक कंपनी में मिस्टर लुइस की मदद ली। तब मैंने और लुइस ने लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट E.W. लुइस की मौजूदगी में दिल्ली से बरामद पिस्तौल से उसी अवस्था में 6 फायर किए। यहां 2 लुइस हैं, एक वॉल्टर लॉक कंपनी के और दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जेनकिन आगे कहते हैं कि उसके बाद पिस्तौल को साफ करके 6 और फायर किए, फिर दोबारा पिस्तौल को साफ किया और 6 और फायर किए। इस तरह कुल 18 फायर किए, जिससे 18 गोलियां और 18 खाली कारतूस मिले। वॉल्टर लॉक कंपनी के लुइस ने इन 18 गोलियां और 18 खाली कारतूसों, असेंबली से बरामद पिस्तौल और खाली कारतूस, सैंडर्स के शरीर से मिली गोलियों और कत्ल की जगह से बरामद कारतूसों की जांच की। जांच के बाद लुइस ने सलाह दी कि सुनिश्चित करने के लिए कि असेंबली में भगत सिंह से बरामद पिस्तौल ही सैंडर्स के कत्ल में इस्तेमाल हुआ था, किसी और विशेषज्ञ की सलाह ले ली जाए।
उसके बाद निर्णय हुआ कि मैं ये सभी गोलियां और खाली कारतूस दिल्ली असेंबली में बरामद पिस्तौल लेकर लंदन के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ मिस्टर रॉबर्ट चर्चिल के पास जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों, 26 जून 1930 को ही लंदन वाले रॉबर्ट चर्चिल की भी गवाही लाहौर में ट्रिब्यूनल के आगे होती है। वो ट्रिब्यूनल को बताते हैं कि उन्होंने इस मुकदमे से जुड़े पिस्तौल, गोलियों, कारतूसों आदि की किस तरह जांच की। चर्चिल का निष्कर्ष था, नंबर 1, कि सैंडर्स के शरीर से निकली बताई गई गोली एग्जिबिट 864/1I असेंबली में भगत सिंह से बरामद बताए गए पिस्तौल एग्जिबिट P480 से ही चली थी। नंबर 2, सैंडर्स के कत्ल की जगह से बरामद 5 खाली कारतूसों में से केवल 3 कारतूस एग्जिबिट 8641B, एग्जिबिट 8641D और एग्जिबिट 864/1F असेंबली में भगत सिंह से बरामद बताए गए पिस्तौल एग्जिबिट P480 से चले थे। नंबर 3, खाली कारतूस एग्जिबिट 864/1A की कैप खराब हो चुकी है, इसलिए इसकी पहचान नहीं हो सकती। नंबर 4, खाली कारतूस एग्जिबिट 864/1J जो सैंडर्स के कत्ल की जगह से बरामद हुआ था, उस कारतूस का असेंबली में भगत सिंह से बरामद बताए गए पिस्तौल एग्जिबिट P480 से कोई रिश्ता नहीं है। यह किसी और पिस्तौल से चलाया गया था। यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि खाली कारतूस एग्जिबिट 864/1J का भगत सिंह से बरामद बताए गए पिस्तौल एग्जिबिट P480 से कोई रिश्ता नहीं था, तो यह कारतूस किसके पिस्तौल से चला था और मौकाए वारदात पर कहां से आया, क्योंकि .32 बोर के किसी दूसरे पिस्तौल का वहां जिक्र ही नहीं था। राजगुरु ने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी वो .32 बोर का नहीं था। तो देखिए, जिस पिस्तौल को भगत सिंह से बरामद किए जाने का दावा किया गया था, उसका नंबर किसी सरकारी रिकॉर्ड में, रजिस्टर में एंटर नहीं किया गया। किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के उस रिकवरी लिस्ट पर साइन नहीं करवाए गए, जबकि वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। और जिस मुकदमे में वो बरामद हुआ था, उस मुकदमे में उस पिस्तौल को एज एग्जिबिट अदालत में पेश भी नहीं किया गया। और अब लाहौर में सैंडर्स मर्डर से उसका संबंध साबित करने के लिए जिन गोलियों और खाली कारतूसों को उस पिस्तौल से चला हुआ बताया गया, गन एक्सपर्ट मिस्टर चर्चिल की रिपोर्ट के अनुसार 5 खाली कारतूसों में से 1 कारतूस निश्चित तौर पर उस पिस्तौल से नहीं चला था और एक दूसरे का पता नहीं चला क्योंकि उसकी कैप खराब हो गई थी। ऐसा अंग्रेजों के अपने एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन ये सारी गवाहियां भगत सिंह को सैंडर्स वध के जिम्मेदार साबित करने के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। बहरहाल, आज इस क्रांति यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी देने के लिए अंग्रेज क्या क्या षड्यंत्र रच रहे थे, आज की पीढ़ी जान सके। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।